4 बड़ी खबरों के साथ और पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस श्री राम के अस्तित्व को नकारती है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में बात करेंगे राम मंदिर की, जहां पर ट्रस्ट को जल्द नया सीईओ मिलने वाला है। अब तीसरी तस्वीर आप जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि एक बार फिर से बात की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे का समय होगा जब यूपी टीईटी परीक्षा पर हाई लेवल चर्चा करेंगे। तो वहीं अब चौथी और अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां पर लखनऊ अग्निकांड की जांच को लेकर अब इसमें एसआईटी जांच की रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी जाएगी। तो ये 4 प्रमुख खबरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं 4 तस्वीरों के माध्यम से, जिस पर आज पूरे दिन भर चर्चा हो रही है। ऐसे में ये 4 तस्वीरें बेहद जरूरी इस लिहाज से भी हो जाती है कि ये दिखाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कितने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे लोगों को बड़ी सहूलियत या सौगात देना हो या फिर दूसरी तरफ तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट की बात हो। अधिकारियों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे तो करोड़ों की सौगात दी गई। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश कल तक बीमारू राज्य कहा जाता था, जो उत्तर प्रदेश कल तक बॉटम 5 में हुआ करता था, उस उत्तर प्रदेश की आज तारीफ होती है चारों तरफ हर राज्य में। और हर कोई चाहता है कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, कानून व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं, वो उनके राज्य में भी देखने को मिल पाए। और एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से बॉटम 5 से टॉप 5 में आ चुका है। वहीं तीसरी तस्वीर भी 3 तस्वीरें और साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस बीच इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आप तक साझा करें, जहां रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि पहले उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में हुआ करता था, अब टॉप 5 पर है। आज उत्तर प्रदेश में हर त्योहार उत्सव पूर्ण माहौल में मनाया जाता है। आज पीएम मोदी के मॉडल में उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। जो लाठी गोली चलाते थे वो आज आस्था की बात करते हैं, वो प्रभु श्री राम की बात करते हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने अस्तित्व को नकारा था। वही कांग्रेस आज श्री राम का नाम लिया करती है वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, ताकि जो हिंदू वोट बैंक है और जो राम भक्त है वो उनके पाले में चले जाए, उनका वोट बैंक मजबूत हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि हिंदू आस्था के सामने कालनेमी झुक रहे हैं। राम भक्तों के दुश्मन आज राम का नाम ले रहे हैं। राम अपने भक्तों को अच्छे से भली भांति पहचानते हैं। हिंदुओं की आस्था की ताकत दिखाई दे रही है कि जो कल तक राम का विरोध करते थे, प्रभु श्री राम के लिए तमाम चीजों की और टीका टिप्पणी किया करते थे, वही आज झुक रहे हैं। वो कालनेमी उनका यहां पर संबोधित किया कालनेमी कहकर। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार बदल रहा है। पहले बीमारू राज्य की स्थिति में देखने को मिल पाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का दर्जा दिया जा रहा है। 2047 विकसित भारत को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण दिखेगी और रामपुर में करोड़ों की सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो निरंतर बदलाव हो रहा है, उसको लेकर निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में जो विपक्षी पार्टी है वो सबक सीखेंगी। और ऐसे में अयोध्या में जो भी अभी पशुपेक्ष की स्थिति चल रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से और उनको नकारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत, अपनी पैठ जमाने के लिए अब प्रभु श्री राम का नाम ले रही है। जो अस्तित्व को नकार दिया था, वो आज प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए नहीं थकती है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले हिंसा होती थी, लेकिन आज जो भी हिंदू त्योहार है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, वो बहुत सौहार्द और उत्सवपूर्ण तरीके से होती है। 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछवग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वो कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी,
आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। 2017 के पहले जो और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से मिल रही है, पर है आज श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति की तरफ से प्रेस वार्ता की जानी है। अयोध्या धाम के अरुंधति भवन में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति पर चर्चा तेज हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट में जल्द ही नए सीईओ की नियुक्ति संभव। राम मंदिर गबन केस में जांच लगातार जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर चंपत राय से भी पूछताछ जारी है, जहां पूछताछ जब होती हुई नजर आई तो बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल दागे गए, चंपत राय से पूछे गए, जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन कुछ सवाल के जवाब ऐसे थे जिसका जवाब देने से उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले पर गोपाल राव और इसके साथ ही अनिल मिश्रा को भी नोटिस भेज दिया गया है। यानी कि आज चंपत राय से पूछताछ हुई, लेकिन आने वाले समय में इन दोनों दिग्गजों से भी पूछताछ का सिलसिला यहां पर देखने को मिलेगा। तब देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरह से और खुलासा होता हुआ नजर आता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ी प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किस तरह की स्थिति देखने को मिल पा रही है, क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है, और जो अभी तक चढ़ावा चोरी या फिर 70 बार चोरी की बात यहां पर एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र की गई है, उस दौरान केस से अभी तक कार्रवाई का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई है। आज एसआईटी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार के निर्देश पर 15 दिन में जांच रिपोर्ट देनी थी और लगभग 15 दिन का वो समय बीत चुका है। जहां आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया गया है कि आग कैसे लगी, आग जो लगी उसमें लापरवाही किसकी थी, चूक कहां हुई है, और यहां पर अवैध जो बिल्डिंग पाई गई है उसके पीछे का कौन कौन वो मुख्य चेहरे हैं जिसकी वजह से ये बड़ा अग्निकांड घटनाक्रम घटित हुआ था राजधानी लखनऊ के अलीगंज के पुनरिया क्षेत्र में। उसका जिक्र इस एसआईटी रिपोर्ट में किया गया है। अभी पूरी तरह से सीलबंद ये एसआईटी की रिपोर्ट है, सरकार के समक्ष रखी जाएगी। तब देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि एसआईटी की रिपोर्ट में किस तरह की बातों का जिक्र हुआ है और आगे किस तरह से जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। एक वरिष्ठ आईएएस और एक आईपीएस लगातार अग्निकांड की जांच कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। एसआईटी जांच रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी जाएगी और अभी पूरी तरह से यहां पर जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें कई बड़ी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। एलजी वीसी प्रथमेश कुमार के तहत ये निगरानी की जा रही है। जांच में अधिकारी भी लगातार साठगांठ का यहां पर पूरा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण था जहां पर गाज गिरती हुई नजर आ रही थी, वहीं नगर निगम के अमलों पर भी लगातार यहां पर जो उनकी परेशानी थी वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी, जिसके बाद यहां पर एलडीए की तरफ से एक बड़ा एक्शन भी लिया गया था। बुलडोजर की कार्रवाई की बात की गई थी, नोटिस चस्पा कर दिया गया था। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे बदलाव होते हुए देखने को मिले हैं और उन बदलावों के बाद अब ये रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन किया गया है यह आने वाला वक्त बताएगा, जब मीडिया के सामने बकायदा रखा जाएगा कि लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी की रिपोर्ट में किस तरह का खुलासा हुआ है। ऐसे में बता दें कि अधिकारी और इंजीनियरों की साठगांठ सामने आई है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से 18 अधिकारियों की मिलीभगत बताई जा रही है। 2016 में बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी हुआ था, बाद में कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके पीछे की क्या वजह रही ये भी खंगालने का प्रयास। कई अधिकारियों ने मौके पर जांच तक नहीं की थी। अवैध निर्माण सालों तक चलता रहा। अलीगंज सेक्टर डी की अवैध बिल्डिंग पर यह कार्रवाई शुरू हुई, जहां पर आपको बता दें कि पहले जब इसको लेकर आदेश मिला था कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या रही कि अधिकारी मौके पर तक नहीं पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने जांच के दायरे को आगे तक नहीं बढ़ाया। क्योंकि अगर इस तरह का कोई यहां पर घटनाक्रम हुआ है या फिर कोई भी किसी भी तरह का कृत्य हुआ है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। अब अधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया वो भी लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। प्रमोद पांडे का नाम सामने आया, जहां पर 4 अधिकारी 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और अब आने वाले समय में और भी बड़ी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। रामपुर से बड़ी खबर, आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट लगातार बरकरार है। आरडीए ने अब जौहर ट्रस्ट को नोटिस भेज दिया है। जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित है जौहर यूनिवर्सिटी, जहां यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1.14 लाख वर्ग मीटर अवैध, आरडीए ने 1.14 लाख वर्ग मीटर बताया अवैध निर्माण। नोटिस के अनुसार 38 ब्लॉकों का अवैध निर्माण बताया गया, बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया। नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। तो निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि
अब आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई देखने को मिल पाएगी। यूनिवर्सिटी को लेकर भी कई तरह की कवायद देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि 1.14 लाख वर्ग मीटर को अवैध पाया गया है। आरडीए की तरफ से नोटिस के अनुसार 38 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि अवैध निर्माण पाए गए हैं और ऐसे में आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो किस कदर बढ़ रही हैं निरंतर, और उन्हें कोई भी बड़ी राहत नहीं मिल रही है क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट मंडरा रहा है और उसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। आरडीए ने जौहर ट्रस्ट को नोटिस भेज दिया है। अवैध ये बिल्डिंग पाई गई है। नोटिस के अनुसार 38 ब्लॉक हैं जिनका अवैध तरीके से निर्माण कराया गया। अब निश्चित तौर पर आजम खान की तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, और ऐसे में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर जो संकट है वो लगातार बरकरार है। नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है और 15 दिन के बाद किस तरह से जवाब यहां पर दिया जाता है ताकि आजम खान को किसी तरह की राहत मिल सके, लेकिन उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही है कि शायद किसी तरह की राहत यहां पर आजम खान को मिलती हुई नजर आएगी। और इसी पर मेरे सहयोगी प्रणदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? तौर पे आपको बता दें कि आजम खान की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो है आजम खान का पहले पॉलिटिकल कैरियर से कहीं ना कहीं उपड़ा, अब उसके बाद उनके जौहर यूनिवर्सिटी पर कहीं ना कहीं नोटिस गया है और 38 जो उनके ब्लॉक थे उस पर कहीं ना कहीं नोटिस गया है। आजम खान के जो जौहर यूनिवर्सिटी है ट्रस्ट का जो जौहर ट्रस्ट है उसको नोटिस भेजा गया है। 15 दिन का उनको समय दिया गया, यानी कि जब 27-28 की आपको जब 27-28 की नोटिस होती है तो कहीं ना कहीं उसको 15 दिन का समय दिया जाता है और 15 दिन के समय में वो विहित प्राधिकारी न्यायालय भी, यानी कि जो आरडीए का जो विहित प्राधिकारी न्यायालय है उसके समक्ष वो प्रस्तुत होंगे। प्रस्तुत होकर के वो अपना प्रस्तुत करेंगे अपना नक्शा पास, जो नक्शा उनका है, जो उनका लेआउट है उसको उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद अगर वो नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो पहले उनमें 28 की नोटिस उनको दी जाएगी। उसके बाद पुलिस को उनके संचालन से लेकर के तमाम ऐसी सुविधाओं पर रोक लगाने की नोटिस दी जाएगी। उसके बाद अगर आजम खान के जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो अगर ट्रस्ट के लोग अगर मौजूदा कागज नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तब कहीं ना कहीं उस पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिना लेआउट पास कराए, बिना नक्शा पास कराए उनका निर्माण कार्य चल रहा था, तब आखिर जो आरडीए के अधिकारी थे वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी थे वो आखिर कहाँ थे? मौजूदा समय में उनके जो सहायक अभियंता है, जो अवर अभियंता क्षेत्रीय की तैनाती होती है कि किसी भी प्रकार से जो है अवैध निर्माण न होने पाए, बिना नक्शा के किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य न चलने पाए, उस पर कहीं ना कहीं उन लोगों की जांच होगी कि तत्कालीन समय पर कौन और अभियंता थे, किस प्रकार वहां जो जोनल अधिकारी थे वो कौन से थे, विहित प्राधिकारी कौन थे और मौजूदा जो उस समय आरडीए के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। सबकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, शासन स्तर पर इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी, उसके बाद तब संस्तुति होगी। यानी कि एक लंबा चयन प्रक्रिया है और लंबा घटनाक्रम है कि जब से निर्माण कार्य 38 अगर निर्माण कार्य पकड़े गए हैं तो ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा निर्माण कार्य है और जब से ये अग्निकांड हुआ है तब से कहीं ना कहीं संभाले जा रहे हैं इस प्रकार से कि जो अवैध निर्माण है, जो अवैध निर्माण कार्य बनाए गए हैं और बड़े बड़े अवैध निर्माण कार्य उनको कहीं ना कहीं 38 ब्लॉक मतलब 38 ब्लॉकों का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से अवैध निर्माण आजम खान के साथ सत्ता के पावर में रहते थे, यानी कि आजम खान के भय की वजह से निर्माण कार्य पे कोई कार्यवाही नहीं किया आरडीए ने। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसमें भय मुक्त वातावरण के लिए इन्होंने इनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी के बाद अब कार्रवाई की बात की जा रही है, इसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर मानी जाए तो आरडीए के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो निरंतर पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही है और आजम खान और उनके जो तमाम समर्थक हैं वो उम्मीद ये जता रहे हैं कि शायद किसी तरह की राहत किसी केस में तो मिले, लेकिन उन्हें किसी भी मामले में मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अब आरडीए की तरफ से पूरी तरह से 1.14 जो पूरा वो दायरा है, वर्ग मीटर है, उसको अवैध करार कर दिया गया। तो 15 दिन बाद क्या जवाब देते हुए नजर आएंगे? है कुछ जवाब या फिर वापस ये समझा जाए कि राहत तो नहीं मिलने वाली आजम खान को? देखिए आपको साफ तौर पर बता दें कि पहले जो विकास प्राधिकरण होते हैं उससे कंपाउंडिंग यानी शासन द्वारा कंपाउंडिंग चल रहा है।
लेकिन कंपाउंडिंग का आज शायद वो आखिरी दिन है जो कंपाउंड हो सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग में कई ऐसे निर्माण होते हैं जो निर्माण अधिक होते हैं, यानी कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, उनको ध्वस्त करना पड़ता है, उसके लिए बाकायदा फीस जमा करनी पड़ती है। अब वहां पर ये सबसे बड़ी कंसल्टेशन है, वहां पर ये बात होगी कि किस प्रकार से वो अवैध निर्माण है, कंपाउंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। आगे कैसे कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण और हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर अयोध्या में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को होटल अरेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई। आपको बता दें कि अयोध्या धाम स्थित एक होटल में पूर्व एमएलए दीपक सिंह और अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा मौजूद हैं। होटल के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जहां यह बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं को होटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य नेताओं को भी होटल में अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार नाराजगी जताई जा रही है और कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना कि होटल में जो नजरबंद किया गया है कानून व्यवस्था या फिर प्रशासनिक अमले की तरफ से वो गलत है, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अब निश्चित तौर पर आगे खूब जोरों के साथ उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल पाएगी। होटल से बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती रही है और ऐसे में नजरबंद यहाँ पर अजय राय समेत कई नेताओं को किया गया, क्योंकि ये अयोध्या जाना चाहते थे और अयोध्या में किसी भी तरह की अव्यवस्था ना देखने को मिल पाए या किसी तरह की कोई बड़ी सियासत ना हो, उसको लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन का आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, जिसका इंतजार हर किसी को है कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अजय राय के साथ साथ कई और दिग्गज थे जिनको होटल में नजरबंद कर दिया गया, होटल अरेस्ट कर दिया गया, उनके साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। अगली खबर मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पैर के ऑपरेशन के नाम पर मरीज से रुपए मांगने का मामला सामने आया। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आपको बता दें कि हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए, जहां आरोप यह है कि पहले 14,000 रुपए मांगे गए, बाद में 4,000 रुपए की बात तय की गई और रकम अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर पर जमा कराने के लिए कहा गया। अब मामला सामने आते ही अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं प्रधानाचार्य ने आरोपी डॉक्टर राजकुमार भारती को तत्काल प्रभाव से हटाकर डॉक्टर संतोष सिंह को ऑर्थोपेडिक्स विभाग में तैनात कर दिया है। साथ ही बात आगरा की करते हैं, जहां सड़क पर स्वच्छ रही अवैध सब्जी मंडी के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बसई के पास 100 फुटा रोड और पर्यटन थाना रोड पर अवैध रूप से लग रही सब्जी मंडी पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर हटवा दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर थाना ताजगंज पुलिस भी तैनात रही ताकि व्यवस्था बनी रहे। नगर निगम का सीधे तौर पर कहना कि सड़क पर अतिक्रमण और अवैध मंडियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही मिर्जापुर में पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह लगातार जारी है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 31 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने सभी वांछित आरोपियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ऑफिशियल तौर पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन चक्रव्यूह इसी तरह से जारी रहेगा ताकि अपराधियों की धरपकड़ की जा सके। लंबे समय से कई ऐसे पेंडिंग मामले हैं जिसमें न्याय की का जो यहाँ पर आस है वो पीड़ित परिवार लगा के बैठे हुए हैं, चाहे चोरी डकैती हो, छिनैती हो, लूटपाट हो या फिर हत्या का मामला हो। लेकिन अब 31 आरोपी की गिरफ्तारियों के बाद एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं कानपुर की, जहां नरवल थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए की एक फड़ पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से जुआ खेलते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। हालांकि इस दौरान 2 लोग भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने मौके से 65,000 से ज्यादा रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन, ताश की गड्डियां और एक कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिलने पर टीम ने ग्राम मडिलवा में स्कूल के पास चल रहे जुए पर दबिश दी। यहाँ कुछ लोग आर्टिगा कार से आकर खुले मैदान में ताश के पत्तों पर पैसे लगाकर जुआ खेल रहे थे। समय से हमें थाना नरवल क्षेत्र में जुआ आयोजित होने की सूचनाएं मिल रही थी,
तो कल जब हमें ग्राम मडिलवा में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई तो थाना नरवल की टीम के द्वारा उस पर एक्शन लिया गया और मौके पर जुआ खेलते हुए 6 लोगों को पकड़ा गया है और 2 लोग अभी भाग गए हैं। इनके पास से लगभग 65,000 रुपए माल प्राप्त हुए हैं और गड्डियां भी प्राप्त हुई हैं ताश की, और भी कुछ चीजें बरामद हुई हैं। जिस अर्टिगा गाड़ी से ये लोग आए थे वो भी मौके से बरामद हुई है और उस पर MV एक्ट के तहत चालान भी किया गया है। साथ ही कछुआ थाना पुलिस ने स्वर्ण व्यापारी से हुई लूट का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए सोने के आभूषण, घटना में इस्तेमाल की गई अपाचे बाइक और एक मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और SP के निर्देश पर 3 टीमों का गठन कर दिया गया। आपको बताते चले कि CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य मामलों में भी गहनता से जांच कर रही है। अब बात करते हैं झांसी की, जहां ग्राम बंगरा स्थित पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में दूल्हा दुल्हन समेत 2 दर्जन से अधिक लोग सवार थे जो शादी के बाद देवता पूजन के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार की स्थिति रही। आसपास के ग्रामीण और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा पहुंचाया गया। डॉक्टर ने घायलों का तुरंत इलाज शुरू किया। हादसे में महिला और बच्चों समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जिसके चलते उन्हें प्राथमिकी उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य घायलों का इलाज बंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब हर मुद्दे को